पता है कि बैंक 120 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है जिसका, उसके लिए वो फंडिंग करेगी। तो अगर हम बांद्रा खार एरिया की बात करें तो 1500 से 2000 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट एरिया है अगर एक प्लॉट का, तो उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ तक का आ सकता है। पर अगर हम सबर्ब्स की बात करें जहाँ पे 6000 से 8000 स्क्वायर मीटर या उससे भी कभी कभी ज्यादा 10,000 12,000 तक के भी प्लॉट रहते हैं जहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 7-8 बिल्डिंग है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट सर 200 करोड़ से भी ऊपर निकल जाता है। तो ये प्रोजेक्ट्स को अगर सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है तो फिर ये फंडिंग कैसे इनके लिए हम कर सकते हैं थ्रू मुंबई बैंक? बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी अब हमारे यहाँ आने लगे हैं, उनकी इंक्वायरीज आने लगी है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि आगे चलकर बड़े प्रपोजल्स भी आने हैं सोसाइटी के बैंक की तरफ। सो हम लोगों ने ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारी स्टेट की अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं, हमारी महाराष्ट्र राज्य की अपेक्स बैंक महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सो उनके साथ हमारे निगोशिएशन चल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन प्रवीण दरेकर जी, उन्होंने भी बहुत इनिशिएटिव लिया है और यही करेस्पॉन्डेंस हमने जस्ट अप्रोक्सीमेटली जनवरी में हमने ये प्रोसेस बहुत कीनली स्टार्ट की थी। आगे चलकर मीटिंग के डेट्स कुछ फिक्स होने वाले थे, अप्रैल में हमने प्लान किया था, बट दो ये प्रोसेस में हम लोग लगे हैं और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जरिए हम कंसोर्टियम फंडिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बैंक कंसोर्टियम में जॉइंट वेंचर हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, सो अगर वो आगे जुड़ जाती है सो डेफिनेटली 120 करोड़ का 220 240 करोड़ भी हो सकता है। सो बैंक ये प्रोसेस में लगी है। हमारे चेयरमैन साहब इसमें बहुत केंद्रीय इंटरेस्ट लेकर अब जल्द हमारी डायलॉग शुरू हो गया उनके साथ, करस्पॉन्डेंस तो हो चुका है, आगे चलकर देखते हैं लॉकडाउन जैसे ओपन होता है हम प्रोसेस शुरू करेंगे। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा कि एज ऑफ टुडे भी हमारे पास 180-200 करोड़ के प्रोजेक्ट आज भी हमने सैंक्शन कराए हैं, जिनकी 1FSI IOD आई है। ऐसी भी कई सारी सोसाइटीज है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी फंड्स रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है, हम इंटरनली कितना रेज कर सकते हैं, बोरो कितना कम से कम करे। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि 1350 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने 32 जो सैंक्शन प्री सैंक्शन कराए थे, उसमें ऑन एन एवरेज 24 सोसाइटीज ऐसी है कि वहां पर इंटरनली बाइंग हुई है डिस्काउंटेड रेट, और ये जब हमने एवरेज इसका निकाला तो ऑलमोस्ट 48% एवरेज 48% मेंबर्स ने ही अपने ही प्रोजेक्ट में डिस्काउंट रेट से इधर एक्स्ट्रा एरिया डिस्काउंट रेट से लिया ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग प्लस फ्री, या किसी मेंबर्स के बच्चे लोगों को अगर यहाँ अकोमोडेट करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी उन्होंने एक्स्ट्रा फ्लैट भी यहाँ पर बुक किया, जिसके जरिए अच्छे खासे फंड्स वहां पर रेज होना शुरू किया है। सो ये गर्व की बात मैं कहूंगा कि 150 हो या 200 करोड़ हो, सोसाइटी को अपने आप पर भरोसा रख के मेंबर्स को सब एक साथ में रह के एक अच्छे पीएमसी को अपॉइंट करके, जो बहुत कॉम्पिटेंट हो, जो एफिशिएंटली काम करता हो, उनकी सलाह लेके मैं तो सोचता हूँ कि कम से कम बोरो कैसा करें, इसके ऊपर वर्किंग दे। और ये जब मैंने देखा तो इन 24 प्रपोजल में हम तो 95% और 5% की डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर रेशियो ऐसा है जहाँ पर इंटरनल बाइंग अच्छी हुई है वहां पर 30-35% ही उनकी लोन की रिक्वायरमेंट है, और जहां पर कम बाइंग हुई है वहां 55-60% के ऊपर लोन की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। अगर हम 200 करोड़ का वर्कआउट करके अगर 60% देखते तो 120 करोड़ ही निकलता है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। जो बैंक के एक्सपोजर में 115 हो या 120 हो, एक बैंकर होने के बावजूद भी मैं कहता हूँ कि हम लोग इंटरनली फंड इस तरीके, क्योंकि बेनिफिट अल्टीमेटली सोसाइटी का, अब एरिया फॉर्म में लो या सरप्लस फॉर्म में लो, जो डिस्काउंट देना है आप इंटरेस्ट कॉस्ट जो सेव करेंगे उसमें आप डिस्काउंट दे दो। फंड रेजिंग इंटरनली बहुत एफिशिएंटली हो सकती है। हम उसको किस तरीके से देखते हैं, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी है और ये वर्कआउट करते तो इससे अच्छा फ्लेक्सिबल मॉडल कहीं पर भी नहीं होगा, इतना मेरा बहुत विश्वास है।